पिछले फ्राइडे को यह अनाउंस हुआ कि एयर इंडिया पे लगाई जाने वाली बोली को टाटा ग्रुप ने जीत लिया है। एयरलाइन जो कि 1932 में जेआरडी टाटा के द्वारा फॉर्म की गई थी। आपके रिकॉर्ड के लिए बता दें कि जेआरडी टाटा और रतन टाटा दो डिफरेंट ब्रांच की फैमिली से आते हैं, बट उसके बाद भी वो लोग एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप को शेयर करते हैं। और रतन टाटा कहते हैं कि जेआरडी टाटा उनके किसी भी ब्रदर या फादर से कम नहीं है। और फाइनली 68 साल तक गवर्नमेंट कंपनी होने के बाद टाटा ग्रुप को उनकी कंपनी वापस मिली। 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने इस कंपनी को नेशनलाइज कर दिया था और गवर्नमेंट ने इसके बाद सिर्फ और सिर्फ 2.8 करोड़ रुपीस टाटा ग्रुप को दिए थे और 100% के स्टेक्स अपने पास रख लिए थे। लेकिन अगर हम देखें तो ऐसी सिचुएशन आई कैसे, और अगर हम थोड़ा डेप्थ में जाने की कोशिश करें और ये देखें कि जवाहरलाल नेहरू ने इस कंपनी को नेशनलाइज करने की कोशिश क्यों की थी, तो हम लोग को कई सवाल ढूंढने पड़ेंगे और कई जवाब देने भी पड़ेंगे। अगर जेआरडी टाटा की चाइल्डहुड की बात की जाए तो उन्होंने अपना पूरा चाइल्डहुड फ्रांस में बिताया और फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इंटरनेशनल फ्लाइट लेकर के 1907 में इंग्लिश चैनल को पार किया। और लगभग 20 साल बाद जेआरडी टाटा के बायोग्राफर आर.एम. लाला ने एक स्केच ड्रू किया चार्ल्स लिंडबर्ग का, जो 1927 में अटलांटिक ओशियन को पार करके अकेले उड़ गए थे। और ये तब का समय था जब जेआरडी टाटा को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा था एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए। और तब मुंबई में फ्लाइंग क्लब भी खोले जा चुके थे, जिसके बाद उन्होंने कई फ्लाइंग क्लब में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और जहाँ पे उन्होंने एयरक्राफ्ट को उड़ाना सीखा और उनके कई साइंस फैक्टर्स को भी जाना। और उसके 3 साल बाद जेआरडी टाटा ने 1932 में एयरलाइन एविएशन को फाउंड किया 2 लाख इन्वेस्टमेंट पर, और उस फ्लाइट को उड़ाया और इंडिया के ऐसे पहले इंसान बने जिन्होंने फ्लाइट उड़ाई। और तब उस फ्लाइट का नाम था एयर मेल। वो फ्लाइट एक कार्गो फ्लाइट थी और देखते ही देखते उसका प्रॉफिट इतना ज़्यादा हुआ कि 5 साल के अंदर उसका प्रॉफिट 60,000 से बढ़ करके 6 लाख कर लिए। और 1938 में टाटा ने नाम बदलकर टाटा एयरलाइंस रख लिया। और सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होते ही गवर्नमेंट ने टाटा एयरलाइंस के सारी एयरक्राफ्ट को अपने अंडर में कमांडेड करना चालू कर दिया। और टाटा ग्रुप को गवर्नमेंट का ये तरीका तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। ऑफकोर्स वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म होते होते जेआरडी टाटा को उनका कंट्रोल बैक मिल गया उनकी एयरक्राफ्ट पर। और 1946 में टाटा ने एक बार फिर से कंपनी का नाम बदलकर एयर इंडिया रख दिया, जिसके बाद कंपनी स्टॉक लिस्टेड हो गई। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद टाटा ग्रुप और गवर्नमेंट के बीच का रिलेशन बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गया, जिसके बाद अक्टूबर 1947 में टाटा ग्रुप ने गवर्नमेंट को ये प्रपोजल दिया कि वो एयर इंडिया फ्लाइट को अपनी तरीके से उड़ाएं। जिसके बाद गवर्नमेंट के पास उस एयरलाइन के 49% स्टेक्स थे और 2% एक्स्ट्रा थे और 25% टाटा ग्रुप के नाम थे और बचे हुए स्टेक्स कंपनी ने जनता के नाम किए हुए थे। और इस प्रपोजल को नेहरू गवर्नमेंट द्वारा अगले ही हफ्ते अप्रूवल मिल गया और नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट ने बॉम्बे और लंदन के बीच जाने वाले इंटरनेशनल रूट को स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने पहली बार महाराजा का मॉस्कोट लोगो यूज़ किया। और आपने ये लोगो कई बार देखा भी होगा फ्लाइटों में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते अब ये तो श्योर था कि ब्रिटिश भारत पर बहुत दिनों तक राज नहीं करने वाला है। और 1946 में नेशनलाइजेशन की बात उठने लगी। जिनको नहीं पता कि नेशनलाइजेशन क्या है, नेशनलाइजेशन को अगर हम एक सिंपल भाषा में बोलें तो गवर्नमेंट का वो प्रोसेस जिसमें वो किसी भी प्राइवेट कंपनी या बिजनेस को पब्लिक कर सकती है या फिर अपने अंडर में ले सकती है। एयर कॉरपोरेशन एक्ट 1953 के अंडर में जवाहरलाल नेहरू ने ऐसी कई कंपनियों को नेशनलाइज किया था, जिसमें कुछ फ्लाइटों के नाम है डेक्कन एयरवेज, एयर इंडिया, भारत एयरवेज, हिमालयन एविएशन, एयर इंडिया इंटरनेशनल और उनके साथ और कई भी कंपनियां थी। और रातों रात प्राइवेट सिटीजन्स जो कि एयरलाइन बिजनेस को रन कर रहे थे, उनके ऊपर पनिशमेंट का चार्ज इस प्रकार लगाया गया कि अगर कोई भी उस रूल को तोड़ता है तो उसे 1000 रुपये जुर्माना के तौर पर देना होगा और जेल हो सकती है 3 महीने की, और या फिर दोनों। हालांकि जेआरडी ने कहा था इंटरव्यू में कि अगर किसी भी कंपनी को प्राइवेटाइज किया जाता है या फिर नेशनलाइज किया जाता है तो वो सरकार के द्वारा किया गया बहुत ही बेकार डिसीजन हो सकता है। और 5 साल बाद नेहरू गवर्नमेंट ने एयर इंडिया को नेशनलाइज करने का प्रस्ताव जारी कर दिया। हालांकि जेआरडी टाटा इस डिसीजन से काफ़ी नाराज भी थे और दुखी भी थे और उनको ये दुख था कि 49% स्टेक गवर्नमेंट देने के बावजूद भी उन्होंने उनके साथ ऐसा किया। और फिर 1953 में गवर्नमेंट ने टाटा को 2.8 करोड़ रुपीस दिए, जिसमें उन्होंने बचे हुए सारे शेयर्स भी खरीद लिए। एयर इंडिया के नेशनलाइज होने तक जेआरडी टाटा 25 साल तक उस एयरलाइंस के चेयरमैन रहे और फिर 1978 में उनको उस पोजीशन से हटा दिया गया। एयर इंडिया की फर्स्ट बोइंग 747 जब अरेबियन सी में फंस गई और जब 213 पैसेंजर्स और क्रू मारे गए उस इंसिडेंट में, तब जाके मोरारजी देसाई ने 1 जनवरी 1978 को जेआरडी टाटा को उनके चेयरमैन पद से रिमूव किया। और 1980 में जब इंदिरा गांधी फिर से पावर में आई, तब जाके उन्होंने जेआरडी टाटा को फिर से उनकी पोजीशन वापस लौटा दी और 1986 तक जेआरडी टाटा ही उस ग्रुप के चेयरमैन रहे। और फिर 1986 में
प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने रतन टाटा को एज ए चेयरमैन नियुक्त किया एयर इंडिया का। 1990 में जब इंडिया की इकोनॉमी थोड़ी सी सुधरने लगी थी, तब टाटा कंपनी और सिंगापुर एयरलाइंस ने सोचा कि वो एक साथ मर्ज होकर कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली वो भी फेल हो गए और 2012 में दो ग्रुप एक साथ आए एक डोमेस्टिक एयरलाइंस को फॉर्म करने के लिए, जिसका नाम था द विस्तार। और जब गवर्नमेंट ने एयर इंडिया की बोली लगाई तो उस ग्रुप में टाटा भी शामिल थे और इस प्रकार टाटा ने उस बोली को जीत लिया। और गवर्नमेंट ने ये बताया कि अभी तक का टोटल कुल 61,000 करोड़ का कर्ज है एयर इंडिया पर, जिसमें से टाटा का कर्ज 15,000 करोड़ रुपए का है और बाकी का कर्ज स्पेशल पर्पस ऑफ व्हीकल को ट्रांसफर किया जाता है। एयर इंडिया के इस लंबे इतिहास में उन्होंने दोनों चीज़ों को विटनेस किया है। उन्होंने कई सारे अच्छे दिन भी देखे हैं और कई सारे बुरे दिन भी देखे हैं और एट द सेम टाइम उन्होंने प्राइवेट और गवर्नमेंट दो अलग अलग सिस्टम को भी एक्सपीरियंस किया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो आपका है वो आपके पास आखिरी में आ ही जाएगा। तो पेशेंस रखिए और मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।